और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के इतिहास अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। तो हमारा टॉपिक क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले हम लोग समझते हैं राष्ट्रवाद। दोस्तों, राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम या देश के प्रति इज्जत, मतलब देश प्रेमी या देशभक्ति। राष्ट्रवाद का मतलब यही होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो यूरोप एक महादेश है जिसके अंतर्गत अभी बहुत सारे देश आते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ईटीसी, ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो इन सभी देशों में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, मतलब देश के प्रति भक्ति की भावना कैसे पनपी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और इसमें सबसे मुख्यतः फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड जो आप कक्षा 9 में फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ चुके उससे भी रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर आएगी। तो चलिए वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक इसको समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पर ये सारे फिगर जो हैं कुछ डिनोट कर रहे हैं। ये फिगर फ्रेडरिक सेर्यू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच एक संधि का मतलब एक फिगर है। मतलब यहाँ पे ये फिगर एक यहाँ पे जो ये फिगर है ये फ्रेडरिक सोर्यू ने स्वप्न के आधार पर ये फिगर बनाया है, जिसमें बहुत सारे देश अपने अपने हाथों में अपने देश के झंडा लेकर एक लाइन से एकत्रित खड़े हैं। और ये फिगर प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का मतलब एक तरह का स्वप्न को दिखा रहा है। तो चलिए टॉपिक समझते हैं हम लोग क्या है। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाई। मतलब टोटल 4 चित्र इन्होंने बनाई। कब बनाई? 1848 में। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। उन्होंने एक ऐसा संसार का सपना देखा या एक ऐसा संसार का चित्र बनाया जिसमें सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें जनता का हितों में कार्य हो रही है और सामाजिक गणतंत्र का विकास हो रहा है। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुषी एक लंबे कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा वंदना करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर यूरोप और अमेरिका से मतलब है कि सबसे आगे क्यों खड़े हैं ये लोग? तो सबसे आगे इसलिए खड़े हैं कि उस समय यही इन दोनों राज्य में क्या हो गया था, राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। और इन्हीं के पीछे पीछे बहुत सारे देश अपने अपने झंडे को लेकर एक कतार में खड़े थे। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किए करते थे। मतलब फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया गया था और उन्हीं के आधार पर कलाकार जो थे स्वतंत्रता का मतलब दिखावा कर रहे थे कि स्वतंत्रता महिला के ही हित में है। यहाँ भी आप ज्ञानोदय के मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है, दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं का ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अवशेष क्या है, बिखरे हुए। उस समय निरंकुश शासक का कुछ ताज और बहुत सारा महल का टुकड़ा बिखरा हुआ। जो यह मतलब या इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय निरंकुश शासन का अंत हो गया और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। निरंकुश का मतलब होता है वैसा शासन व्यवस्था जो जनता के हित में कार्य नहीं करती है, अपने मन का चलाती है, उसे ही निरंकुश शासक कहते हैं। तो प्रतिमा के सामने निरंकुश शासक संस्था क्या हुई, ध्वस्त हुई, बिखरते हुए दिखा रही थी। शौर्यों ने कल्पना दर्शन में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्र पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड। दोस्तों, यहाँ दिखा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि यही दोनों देश में क्या हो गया था, निरंकुश शासन व्यवस्था का अंत हो गया था। समझ रहे हैं क्या?
ये जो निरंकुश शासन व्यवस्था क्या हो गया था, अंत हो गया था और बाकी सब राष्ट्र में था। तो इन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर बाकी सब देश पीछे पीछे एक कतार में चल रहे हैं। इन मतलब शौर्यों जो कलाकार थे जिन्होंने चित्र बनाया, वो यह दिखाने की कोशिश कर रहा है और अपने चित्र के माध्यम से लोगों में क्रांतिकारी और राष्ट्रवाद की भावना को पनपने में मदद कर रहा है। अभी अभी पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प की बात है। जिस समय शौर्यों ने या शौर्यों ने यह छवि निर्मित की, जर्मनी के लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। मतलब जिस समय या मतलब इन्होंने ये पेंटिंग बनाई, उस समय जो जर्मनी था वो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बना था। और 1848 में उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासत एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोग के बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, लोमंडी, पोलैंड, इंग्लैंड और यहाँ पे है आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग, ऊपर से स्वर्ग, ईसा मसीह, संत, फरिश्ते, मतलब फिगर में जो जो दृश्य था उन्हीं के बारे में डिस्कस है। अब हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक मिलेगी और किस किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो इस अध्याय में ऐसी कई विषय उठाए जाएंगी जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति शौर्यों ने चित्र एक में की है। मतलब एक तरह का ये क्या है, काल्पनिक चित्र बनाया गया है जिसका शौर्यों ने चित्र एक में वर्णन किया, जो आपको ऊपर चित्र दिखाया गया था उसमें। दोस्तों 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बन कर उभरा जो यूरोप राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिया। ठीक, इस परिवर्तन से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य स्थान राष्ट्र का उदय हुआ। यूरोप में एक लंबे समय तक एक आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे। मतलब इस समय देखा गया था कि राष्ट्रवाद बहुत तेजी से लोगों में पनप रही थी और एक गतिविधि विचारधारा विकसित हो रही थी। एक आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रही थी अपने राष्ट्रवाद के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रेम के प्रति। स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुत्व एक केंद्र शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास का विरासत की भावना थी। साझेपन की भावना अंततः काल से नहीं थी, वह संघर्ष और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। वह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद का अस्तित्व आ जाए। मतलब इस चैप्टर में हम लोग राष्ट्रवाद किस तरह आया, इसमें कौन कौन देश की हिस्सेदारी थी, किस तरह थे, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। सबसे पहले राष्ट्रवाद जो था यहीं से पनपा था। ठीक, तो हमारा क्या है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो चलिए वन बाय वन इसको हम लोग समझते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 कब हुई थी दोस्तों, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ये आप डेट याद रख सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राज्य का आधिपत्य था। मतलब फ्रांस में कुछ ज़्यादा ही निरंकुश आधिपत्य थे उस समय। उनके जो निरंकुश शासन थी फ्रांस में वो था लुईस 16। उनका बहुत ही आतंक था, बल्कि सामान्य लोगों पर कर जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखा था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुत्व राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए। क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों द्वारा, मतलब जो वहाँ के जनता थे उनके द्वारा क्या होगा, घोषणा होगी, क्रांति की घोषणा होगी और इस क्रांति का जो गठन है वो नियति ही करेगी, मतलब उन्हीं के अनुसार होगी। ठीक, प्रारंभ से ही क्रांतिकारी ने अनेक कदम उठाए। फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि
और नागरिक जैसे विचारों एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। ठीक, अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसे पहले राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली, और स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों समूह द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। मतलब इन्होंने पहले क्या किया, अपना खुद का एक ट्रायंगल मतलब एक 3 कलर का झंडा बनाया। फिर उन्होंने क्या किया, चुनाव किया। चुनाव में क्या किया उन्होंने, जो जनरल था, जो स्टेट मतलब स्टेट जनरल का जो चुनाव होता था, उन्होंने जनता के द्वारा करवाया और इसको नाम बदल के नेशनल असेंबली रख दिया। ठीक, और ये नई स्तुति रचा दी, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। मतलब यहीं से क्या हुआ, राष्ट्रवाद का मतलब विचारधारा उदय हुआ। ठीक, विचारधारा उदय हुआ। अब हम लोग समझते हैं, क्रांतिकारी ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य लक्ष्य था कि वह यूरोप लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। तो फ्रांसीसी क्रांति जो था, फ्रांसीसी के लोग जो थे, वो उनका लक्ष्य था कि यूरोप के जो लोग थे उनको भी क्या करना चाहिए, निरंकुश शासक से मुक्त कराएं। ठीक, दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने का मदद किया। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्रों तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जोकोबिन क्लबों की स्थापना की। दोस्तों, जोकोबिन क्लबों के बारे में समझिए। ये एक तरह का क्लब था जिसमें क्या था, शिक्षित और मध्य वर्ग के लोग शामिल थे और एक सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। इनका ही उद्देश्य था कि राष्ट्रवाद बहुत तेजी से पनपे लोगों के बीच। तो उनकी गतिविधियां और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसे। तो यहाँ पे फ्रेंच सेनाओं का मतलब है कि क्रांतिकारी लोग बहुत तेज़ी से अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े बड़े इलाकों में उन्होंने घुसा और क्रांतिकारी युद्ध शुरू किए। मतलब ये जितने भी सैनिक थे, ये युद्ध करने नहीं बल्कि क्रांतिकारी युद्ध करने के उद्देश्य से बड़े बड़े देशों में घुसे और उनके बड़े बड़े शहरों में घुसे। फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद की विचार का विदेशों में ले जाने लगे। अब फ्रांसीसी सेना जो थी वो क्या कि राष्ट्रवाद के जो विचार था वो सारे देशों में फैलाने लगे। ठीक, नेपोलियन ने नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस से पहले ही आरंभ किया जा चुका था। नेपोलियन, जिसको हम लोग नेपोलियन, इनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने इसके नियंत्रण में जो बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र था, वहाँ राष्ट्रवाद की मतलब जो फ्रांस में जो घटना हो आरंभ से हो रही थी, उन्होंने वहाँ पर सुधारना आरंभ कर दिया गया। ठीक, फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र नष्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर राजतंत्र को वापस ला दिया। फ्रांस में किसने लाया, नेपोलियन ने। और उन्होंने ही क्या किया, प्रजातंत्र का उस टाइम क्या किया, अंत कर दिया गया। और मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांत में समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत कुशल बन सके। लेकिन उन्होंने राजतंत्र तो लाया, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था जो जो जनता के हित में होना चाहिए, उनमें उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि कुछ सुधार किए ताकि जनता के हित में कुछ कुछ काम हो सके और आक्रोश की भावना पैदा ना हो। 1804 की नागरिक संहिता से आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। जो 1804 का जो नागरिक संहिता को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं, नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किया, मतलब आनुवंशिक जो अधिकार था वो क्या किया, समाप्त कर दिया गया और योग्यता पर उन्हें अधिकार मिलने लगे। ठीक, मतलब जन्म से रिलेटेड कुछ भी था, जैसे मान लीजिए राजा का बेटा राजा बनता था, इस तरह का जो कंसेप्ट था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व
दासत्व और जागीरदारों शुल्कों से मुक्ति दी। तो यहाँ पे देखा जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट ने राजतंत्र तो लाया लेकिन बहुत अच्छे काम किए, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया, भूदासत्व का अंत किया, जागीरदारों को जो शुल्क देते थे किसान लोग उन्होंने उससे मुक्ति दिलाई, और शहरों में भी कारीगरी के श्रेणी संघों में नियंत्रण को हटा दिया, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार गया, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपति ने नई नई मिली आज़ादी से चक्की चलाई। उद्योगपति और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भर नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके में दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी आवागमन की सुविधा सहूलियत होने लगी। एक मानक रखा, एक माप रखा और एक प्रकार की मुद्रा रखी जिसका वैल्यू सभी जगह क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। हम लोग 9 में पढ़े थे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बिजनेस करने में बहुत दिक्कत होता था, उसका जो वैल्यू था अलग अलग जगह पर अलग अलग होता था। इसके कारण क्या होता था, बहुत सारे परेशानी होती थी। और इस नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, इसका वैल्यू क्या कर दिया, एकदम समान कर दिया कि आप कहीं भी जाओ उसका वैल्यू एक होता है ना, जैसे अभी के डेट में होता है मैक्सिमम MRP मैक्सिमम रेट प्राइस, आप एक तरह का मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है कहीं भी जाओ। तो उसी तरह का इन्होंने कंसेप्ट ला रखा था पहले ही। लेकिन 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 जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रक्रियाएं थीं। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गई जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। जब यहाँ पर देखा गया कि यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो क्या किया, नई जो स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। कहाँ पे नहीं थी, तो ब्रसेल्स, मेंज और मिलान और फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह स्वागत कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और वहाँ पे क्या हुआ, आक्रोश की भावना पैदा होने लगी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना के जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान, प्रशासनिक परिवर्तन से मिले फायदा से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अभी तो हम लोगों ने राष्ट्रवाद किस तरह पनपा, कैसे कैसे आया, अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का जो भावना था वो कैसे पनपा। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो उनमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। वो तब तक राजशाही डीचियों और कैंटोन्स में बटे हुए थे, जिसके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक नए सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे, वे बिल्कुल हट के रहते थे। अक्सर ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और समूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के ट्रोल, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड इसे इलाके हैं। साथ साथ बोहिमा भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया के इतालवी भाषा प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग म्यांमार भाषा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। अलग अलग देश में अलग अलग बोली बोलते थे, कोई एक समान भाषा नहीं था। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोसिस भाषा बोलते थे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा साम्राज्य कहाँ थे हम लोग, हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग
अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक में कोर्नियोला, स्लोवेन्स में, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वानिया में रहने वाले राउल लोग। ऐसा फ़र्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। और राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। दोस्तों, यहाँ से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि यूरोप में जो भावना थी वो केवल और केवल किसके प्रति थी, तो राजा के प्रति थी। वो लोग राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति राजा का सेवा करना ही समझते थे उस टाइम। मतलब ऐसा नहीं था कि वो लोग देश को कुछ समझे, वो लोग समझते थे कि जो कर रहे हैं राजा के ही प्रति कर रहे हैं। और बहुत सारे पहले क्या होते थे, यूरोप में बहुत सारे राज्य थे जहाँ पे अलग अलग भाषा बोली जाती थी। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ समझेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे एक डेट पर। तो डेट है यहाँ पे 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला। ठीक, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत। और 1840 और 1815 पे नेपोलियन का पतन या वियना शांति संधि। तो वियना शांति संधि कब हुई थी? 1814 से लेकर 1815 तक। और इन नेपोलियन का क्या हो गया था? पतन हो गया था। दूसरा डेट है 1821। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या हुआ? संघर्ष प्रारंभ हुआ। तीसरा डेट है 1848 में फ्रांस में क्रांति। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों और आधुनिक मजदूरों और किसानों की भागावता, मध्य वर्ग, संविधान और प्रधानत्वक सरकार के गठन की मांग। और इतालवी, जर्मन, म्यांमार या पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्य का मांग करने लगी। मतलब 1848 में फ्रांस की क्रांति जिस तरह हुई थी उसी तरह होने लगी। फिर 1859 और 1870 के बीच इटली का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। तो इटली का एकीकरण कब हुआ? 1876 से लेकर 1871 तक। 1905 में हैब्सबर्ग और ओटोमैन साम्राज्य स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता गया 1905 में। दोस्तों, यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट कल ही मतलब आ जाएगा। मतलब दोस्तों, यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट मैं इसके बाद डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर आपको एसएसटी क्लास 10 का एसएसटी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट क्लास 10 का मतलब हिंदी मीडियम में आपको तैयारी किया जाएगा। आपको कोई भी ट्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।